नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। ये दोस्तों पार्ट रहेगा फोर्थ। इस पार्ट में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इस चैप्टर को फाइनली हम लोग यहां से फिनिश कर लेंगे। आज क्या करेंगे दोस्तों, फिनिश्ड। आज इसी वीडियो में जो पार्ट फोर्थ है दोस्तों, इसी में इस चैप्टर को मैं फिनिश कर लूंगा। सो दोस्तों हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि एक बेहतर ढंग से, एक इनोवेटिव तरीके से मैं समझा सकूं और आप अच्छे ढंग से आप समझ सके। इस वक्त हमारे देश में, पूरे ही देश में एक लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, जहां पे कि स्टूडेंट्स कोचिंग या स्कूल तक पहुंचना बड़ा ही भी मुश्किल और कठिन हो चुका है। सो गाइज, मैं इसी चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं आप तक में पहुंचने की यूट्यूब के जरिए से आप तक मैं पहुंचा हूं और अब हम तक पहुंचे हैं। सो गाइज, अब इसको प्लीज आप एक प्रॉपर एक नोट्स बनाएं, जहां से कि जैसे जैसे मैं आपको गाइड करता हूं प्लीज आप उनको फॉलो करें और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से हो पाई, ताकि कि आप जो सेशन चलेगा, जो चल रहा है अभी, वो ताकि कि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सके अपने स्कूल में और अपने लाइफ में आप एक बेहतर सक्सेस पा सके। सो गाइज, अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं और देखते हैं बेहतर ढंग से कैसे इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। अब देखिए इसे हम लोग फिनिश करते हैं। ओके दोस्तों, अभी हमने आपको फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब हम लोग यहां से उसका डेफिनेशन वगैरह क्या है अब देखते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी क्या है जरा देखिए। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो इस लाइन का मतलब दोस्तों इतना है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है वही क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी है। अक्सर बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज्ड इस बात पे हो जाता है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अलग है, फ्यूल एफिशिएंसी वो अलग है। दोनों दरअसल में क्या एक ही चीज है। अगर मैं यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन बता दूं तो आप समझ लेना कि मैं आपको फ्यूल एफिशिएंसी का भी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। आ रही ना बात समझ में? ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। जो मैंने ये बोला है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो टर्म जो यूज किया गया है वो किसका, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब दोनों लगभग सेम ही चीज है। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन। मतलब कि ऐसा, ओके आगे हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझा देता हूं आपको। सो यहाँ पे मैंने बोला है कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कि दोस्तों अगर हम लोग 1 kg फ्यूल को जलाने के बाद जो हमें अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी हमें प्राप्त होती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और साथ में ये फ्यूल एफिशिएंसी भी है। इसी को हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी को हम लोग इतना कह सकते हैं कि 1 kg फ्यूल के जलने के बाद जो हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें जो प्राप्त होती है, जो हमें फ्यूल एनर्जी मिलती है दोस्तों, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। याद रखना, जितना भी फ्यूल है सबका फ्यूल एफिशिएंसी या फिर कैलोरीफिक वैल्यू सबका अलग अलग होता है। और इन्हें बात समझ में, अगर मैं एग्जांपल लूं, 1 लीटर डीजल लूं, है ना, अगर मैं 1 kg लकड़ी लूं, अगर जब हम दोनों को जलाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा हीट किस में से मिलेगा? जाहिर सी बात है पेट्रोल से बहुत ही ज्यादा हीट मिलेगा एज कंपेयर टू लकड़ी के कंपेयर में। लकड़ी भी अपने आप में फ्यूल है, डीजल भी या पेट्रोल भी या सीएनजी, ये भी अपने आप में क्या एक फ्यूल है। तो अलग अलग फ्यूल का जलने के बाद अलग अलग तरह के, मतलब अलग अलग क्या होते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब हमें अलग अलग तरह के हीट एनर्जी मिलती है। ओके, अब इसको आगे की तरफ देख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू का जो दोस्तों क्या होता है, फ्यूल का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर किलोग्राम, या फिर मैंने लिखा है जूल पर केजी, या फिर जे पर केजी, मतलब जे केजी माइनस का पावर 1। क्योंकि जब केजी जब अपॉन में होता है तो जब वो ऊपर चला जाता है तो उसका पावर माइनस में आ जाता है, क्योंकि केजी का पावर कितना है, 1 है। जब ये ऊपर की तरफ आ गया तो ये माइनस में हमने लगा दिया है। सो वंस अगेन आई रिपीट इट दोस्तों, कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू की जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों जूल पर केजी। इतना याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। अगर आपको ये ना दिखे तो मैंने बर्निंग लिखा है कि अलग अलग फ्यूल्स
को जलने के बाद अलग अलग अमाउंट के हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैंने आपको कोयला या फिर लकड़ी और डीजल या फिर पेट्रोल का मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया, सेम चीज है ना। तो अलग अलग फ्यूल के जलने के बाद अलग अलग अमाउंट का हमें हीट एनर्जी मिलती है। अब हम लोग दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं। इसी में अगर हम लोग देख लें, अब हम लोग कुछ यहां हमारे पास कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं और उनके जलने के बाद मतलब 1 kg फ्यूल जलने के बाद अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस है, अलग अलग तरह के जो फ्यूल है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हमें दे रखा है, हमें कुछ पढ़ना है। ओके, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन बिलो, है ना, दिया हुआ। ये हमारा फ्यूल का लिस्ट है दोस्तों। ये रहा कैलोरीफिक वैल्यू। ये किस चीज का दोस्तों? ये है कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी। जैसे अगर मैं काउ डक की मैं बात करता हूं, है ना, गाय की जो गोबर होता है ना, गोबर, उसी की मैं बात कर रहा हूं। गांव में कहीं उपले बोलते हैं, कहीं गोईठा बोलते हैं, बट अगर आप शहर में अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो आप काउ डक के कहीं नाम से समझ सकते हैं। ये क्या फ्यूल है, इनकी जो दोस्तों जो कैलोरीफिक जो वैल्यू होता है वो 6000 से लेकर के 8000 तक उनका क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू हम कैसे पढ़ेंगे इसको? 6000 से लेकर के 8000 किलो जूल। बस इसका मतलब 1 kg जब हम लोग काउ डक को जलाएंगे तो हमें कितना, 6000 से लेकर के 8000 किलो जूल तक हमें क्या एनर्जी प्राप्त होगी। ओके दोस्तों, आगे सेकंड में है वुड। वुड मतलब लकड़ी। लकड़ी को जब हम लोग दोस्तों जलाएंगे 1 kg वुड को तो हमें मिलेगा 17,000 से लेकर के 22,000 तक हमें कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। याद रखना हमें कितना, हमें वुड को कितना, 1 kg वुड को जलाना है। इस बात को आपके अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि पर केजी है ना, सारे 1 kg जलने के बाद हमें इतनी जो वैल्यू हमें मिल रही है। कोयला को दोस्तों, कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वह है 25,000 से लेकर के 33,000 तक। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या हम बात करें दोस्तों, वो है 45,000। आ रही बात समझ में? केरोसिन की है, यह भी 45,000 ही है। डीजल की बात करें, यह भी 45,000 ही है। कुल मिलाकर के दोस्तों ये है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन को जब हम लोग 1 लीटर या फिर 1 kg में जब हमें कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg पेट्रोल, 1 kg या फिर आपका डीजल या फिर 1 kg केरोसिन ऑयल को जब हम लोग जलाएंगे तो हमें जो कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 45,000। आ रही बात समझ में? अब देखिए, यह मीथेन की मैं बात कर रहा हूं। मीथेन में हमें कितना मिलता है, ये 50,000 हमें वैल्यू मिलती है। किसकी? कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg जब हम लोग मीथेन को जब हम लोग दोस्तों जब भी जलाएंगे तो हमें 50,000 हमें कैलोरीफिक वैल्यू इनकी मिलेगी। सीएनजी का अगर हम देख लें वो भी 50,000 है। एलपीजी का देख लें, यह भी हमारा कितना है, 55,000 है। ओके, मीथेन और एलपीजी सीएनजी का जो कैलोरीफिक वैल्यू है दोनों सेम ही है। एलपीजी का जो कैलोरीफिक वैल्यू है दोस्तों वो है 55,000। बायोगैस की हम देख लें तो वो 35,000 से लेकर के 40,000 तक उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है जब हम लोग 1 kg बायोगैस को क्या करेंगे, जलाएंगे या फिर बर्न करेंगे। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, हमें 1 kg हाइड्रोजन को जब हम दोस्तों जलाएंगे तो हमें पता कितना मिलेगा, हमें सबसे ज्यादा मिलता है इसमें कितना, 1.5 लाख, 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू होता है जब हम लोग 1 kg हाइड्रोजन को बर्न करते हैं। तो आगे यहां पर है ऑयल्स, है ना, ऑयल्स वेजिटेबल जो हम लोग घरों में यूज करते हैं ना, वो तेल सरसों का तेल है या फिर फॉर्च्यून का तेल है दोस्तों। अगर हमने इस्तेमाल करें तो उसका 39,000 से लेकर के 48,000 तक इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसीलिए अगर सरसों का तेल में अगर आग वगैरह लग जाए, जब भी कढ़ाई जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो जब हम उसके बाद कढ़ाई में अगर हम अचानक से तेल डालें तो आग लग सकती है, लेकिन उसकी आग बहुत ज्यादा भयंकर होती है ना। हमें हमेशा ख्याल करके ही क्या करना चाहिए, हमें इन सब चीजों का इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके, अब हम लोग दोस्तों, ये तो हमारी बात रह गई किसकी, फ्यूल एफिशिएंसी की। बिल्कुल मैंने एक कंप्लीट चीज है दोस्तों आ गई। अब बात हम लोग थोड़े से माचिस स्टिक की मैं बात करता हूँ। कुल मिलाकर के हम लोग माचिस जो आज के टाइम में जो यूज करते हैं ना, सेफ्टी माचिस, उन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जरूरी है। ओके,
हालांकि यहाँ पे मुझे नोट लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बूंदे लगा दिए बहुत बड़े काले टीके ताकि आपको नजर ना लगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? माचिस के बारे में पढ़ रहे हैं। द हेड ऑफ द सेफ्टी माचिस, है ना। सेफ्टी माचिस का मतलब जो हमारे पास स्टिक होता है उनके जो टॉप पर है ना दोस्तों, किसका बना होता है? ओनली ऑन एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड। नाम से बिल्कुल भी नहीं डरना है। 2 से 3 बार इस नाम को मेरे साथ रिपीट करें दोस्तों। द हेड ऑफ द सेफ्टी माचिस, जो कंटेनर का मतलब माचिस का जो तिल्ली होते हैं ना दोस्तों, उसके टॉप पे आपने देखा होगा कि कुछ एक सब्सटेंस लगी होती है, थोड़ा सा ग्रे कलर का, है ना। तो आपको दोस्तों नाम याद करो, वो जो ग्रे कलर का जो टॉप पे होता है माचिस स्टिक का, तो उसमें आप देखना उस मटेरियल का जो नाम है वो है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोराइड। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोराइड। आधी बात समझ में? उसका स्टिक में होती है। और दूसरी बात, जैसे कि मैं मानता हूं ये तिल्ली है ना, ये तिल्ली है, तिल्ली के टॉप में लगा रहता है, तो जिस पे हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें प्रेशर डालते हैं या फिर जहां पे इसको फ्रिक्शन करते हैं, जहां पे हम लोग ऐसे मारते हैं ना जोर से, जो माचिस के ऊपर में थोड़ा सा वो भी ग्रे कलर का रहता है, जो कि थोड़ा सा रफ एरिया रहता है, जहां पर माचिस की तिल्ली को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं, जोर से पुश करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो वो वाला यहाँ पे लिखा हुआ द रबिंग सरफेस, ये क्या है? रबिंग सरफेस है माचिस का डब्बा का। तो हैज अ पाउडर, उसमें एक पाउडर मिला हुआ रहता है, आपको देखने से भी पता चल जाता है ना दोस्तों। एक पाउडर होता है, उस पाउडर जो होता है पाउडर गिलास, कुछ गिलास होते हैं, और साथ में लिटिल थोड़ा सा हमें रेड फोस्फोरस का भी उसमें मिक्सअप होता है। यही वजह से आसानी से आग क्या जो पकड़ लेती है। आ रही बात समझ में? सो आपको 2 चीजें याद करनी है जो माचिस के दोस्तों, वो क्या होती है, जो तिल्ली होती है, तो उसमें एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट नामक एक केमिकल लगा रहता है। और जो रबिंग सरफेस होता है माचिस का डब्बा में, उसमें क्या होता है, ग्लास का थोड़ा सा पाउडर होता है और साथ में थोड़ा सा रेड फोस्फोरस मिला हुआ रहता है, ताकि वो आसानी से जल्दी आग पकड़ ले। ओके दोस्तों, फ्यूल एफिशिएंसी में हमें 3 चीज पढ़नी है। पहला दोस्तों पढ़ना वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, एक चीज हमें, उसके बाद हमें 3 और चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, है ना। ओके, बर्निंग क्या होता है? फ्यूल के बर्निंग के बाद या फिर फ्यूल के दोस्तों जलने के बाद कई सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जहां पर हमारे गैस सिलेंडर जो हम यूज कर रहे होते हैं, या फिर कोयला का फैक्ट्री वगैरह कहीं अगर आपने देखा होगा मूवीज में या कहीं, तो आप देखेंगे कि उसको धुआं निकलता है। जो धुआं जो निकलता है बहुत सारे जहरीले गैसों का मिक्सअप होता है, जो कि हमारे इंसान के साथ साथ, हम इंसान के साथ साथ हमारे पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा होता है। उन्हीं चीज को हम लोग देखते हैं। कार्बन फ्यूल्स क्या होता है? कार्बन फ्यूल्स का मतलब ऐसा फ्यूल जिसमें क्या हो, कार्बन का ज्यादा अमाउंट, है ना। कार्बन फ्यूल्स का मतलब ऐसा फ्यूल जिसमें कार्बन ज्यादा हो, जैसे कि वुड, या फिर हमेशा याद रखना जितना भी धुआं देने वाली चीजें हैं, है ना, जितनी भी फ्यूल के जलने के बाद जो धुआं हमें रिलीज या हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो क्या होता है, फ्यूल कार्बन से बना होता है, इतना याद रखना। जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम रिलीज गैसेज एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो ये कह रहा है जो कि हमारा दोस्तों कार्बन फ्यूल्स है, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम का मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, गैसेस के बाद जो और भी गैसेस होती हैं, सीएनजी, एलपीजी, तो उन सबके जलने के बाद कुछ ऐसे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। अनबर्न्ड का मतलब वो जल नहीं पाते हैं, और वही अनबर्न्ड पार्टिकल्स क्या होते जाते हैं दोस्तों, वो धुआं के जरिए से निकल के हमारे कहा एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। जहां इंसान, हम जैसे क्या जहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशली अगर मैं ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं, हम इंसानों की जब मैं बात करूं, तो जब ऑक्सीजन ले रहा होता है ना, उस इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, वो आसानी से हमारे सांसों में वो आसानी से चला जाता है। और वो अनबर्न्ड जो पार्टिकल्स रहता है ना, वही हमारे लंग्स में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर के फिर डैमेज करना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं इंसान इसके वजह से क्या होता है, बीमार भी होने लगता है। अब हम लोग इन्हीं से ही जुड़ी हुई और बातों को दोस्तों देख लेते हैं, ताकि कि आपका एक बेहतर कॉन्सेप्ट हो सके। ओके, आगे देख लेते हैं।
यहां से आगे की तरफ कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर पहले ए नंबर पे है ना, ए नंबर पे अब हम दोस्तों देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सा देखेंगे? अब हम लोग यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब होता है दोस्तों, मोनोऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें एक ही ऑक्सीजन हो। कितना ऑक्सीजन हो? एक ऑक्सीजन हो तो हम लोग उसको मोनोऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन के साथ है तो C4 कार्बन, सो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है CO। अब देख लेते हैं ये किस हिसाब से गैस के जलने के बाद किन किन तरह के जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों उसको देखते हैं और समझते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब फ्यूल्स जल जाते हैं, फ्यूल्स के जलने के बाद जब वो कंप्लीट कंबशन होने के बाद फिर भी कुछ जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं उन फ्यूलों में से, वो फ्यूल्स जो जल जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज पॉइजनियस, कैन किल वन पर्सन। कह रहा है यहां पर इतने हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं, उनके वजह से अगर एक बंद कमरे में है ना, एक क्लोज रूम हो, अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिलीज किया जाए तो आदमी उसमें सफोकेटिंग की वजह से इंसान मर सकता है। इतना ज्यादा हार्मफुल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। आ रही बात समझ में? ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। इट कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन इन ब्लड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जब इंसान उसको जब वो ब्रीदिंग सांस लेता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके सांसों के जरिए से वो कहा हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद यही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ब्लड में जैसे ही मिक्स करने के बाद वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा कार्बोजाई हेमोग्लोबिन। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा वहां पे? वो बनेगा कार्बोजाई हेमोग्लोबिन, जो कि एक ऐसा पॉइजनियस होता है गैस अंदर में जाने के बाद, जो कि इंसान को एक इंसान मर भी सकता है। आ रही है बात समझ में? इतना हार्मफुल होता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि वो क्या नुकसान होता है उनके जो फ्यूल्स के जलने के बाद, कौन कौन से उनके जो बैड इंपैक्ट वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डाइऑक्साइड का मतलब हो जाता है कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, अब यहां पर दो है, इसका कार्बन का नहीं बल्कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहां पर दो है। तो इतना याद रखना कि इसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और जितना ही कम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहेगा उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक रहेगा। यहां पर कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है ना, सिर्फ वहां पर ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन के एक रहने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा डेंजर है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 के कंपेयर में। आई बात समझ में? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से पैदा होता है? कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स। ज्यादातर फ्यूल जलने के बाद, जैसे वुड, केक्स मतलब दोनों एक ही है, और फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द एयर। कहता है जब भी लकड़ी हो, कोल हो, जो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, इन सब के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं और वो हवा में जाके मिक्स हो जाते हैं। हवा में मिक्स होने के बाद दिस गैस ट्रैप्स द हीट। यही गैस क्या करते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ में है ना, अर्थ में हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो जाते हैं, कहां पे? हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एक लेयर जैसा बन जाता है। वो क्या करता है? हीट को ट्रैप कर लेता है, एंड more amount of carbon dioxide in the atmosphere, the more heat is trapped. This raises the temperature of the atmosphere of the earth. This phenomena is called global warming. होता क्या है दोस्तों, इस कहानी को समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं, कहां से रिलीजेस होती हैं? वो होती है लकड़ी, कोयला,
या फिर हमारे पास डीजल, पेट्रोल जो हमारे के फॉसिल फ्यूल्स है, इन सब के जलने के बाद जो हमारे एयर में मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, जो ये क्यों होता है, कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पैदा होते हैं, क्योंकि गाड़ियां रोज चलती है, घरों में खाना रोज बनते हैं, जिनके वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा CO2 गैसेस हो जाती हैं, एक लेयर टाइप का बना देता है ना। जब सूरज की रोशनी पड़ती है हमारी पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर, तो अर्थ क्या कर लेती है, उन सारे हीट को ट्रैप कर लेते हैं। जब रात के वक्त जब हमारा पृथ्वी ठंडा होने लगता है, तो वही हीट क्या फिर स्पेस की तरफ बाहर जाना चाहता है, लेकिन आने के टाइम में तो हमारा एटमॉस्फेयर उसे एंट्री दे देता है, लेकिन ठंडा होने के टाइम पर पृथ्वी से जो हीट वापस जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो लेयर बना लेते हैं, उस हीट को जाने बाहर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया, वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, मतलब हमारी अर्थ या फिर हमारी दुनिया क्या होती है, धीरे धीरे गर्म होती है। यही सारे रीजंस थे CO2 के जो रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए, कार्बन ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सो एक क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछ ले आपसे कि CO2 किस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल आप फोटोकॉपी चिपका देना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास नंबर आपको मिल जाएगा। अब दूसरा सी पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। सो किस हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर में जो फ्यूल्स बर्न होते हैं, उसमें भी कौन तरह के गैसेस मिलते हैं, SO2 का मतलब होता है सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। देख लीजिए दोस्तों, पहला यहां पर लिखा गया है सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस कौन सा फ्यूल के जलने के बाद रिलीज किया जाता है, इस बात पे ध्यान देना है दोस्तों। ओके, पहला है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस SO2 गैस। जो हमारे पास कौन है, डीजल है और कोयला है, इन दोनों को बर्निंग के वजह से, जब डीजल का इस्तेमाल करने के बाद जो गैसेस निकलती हैं, या फिर कोयला के जलने के बाद जो गैसेस रिलीज होती हैं दोस्तों, उस गैस का नाम है SO2, जिसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। आई ना बात समझ में। अब आगे देख लेते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये क्या होती, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग होती का मतलब क्या होता, घुटन सी बहुत ज्यादा होती हैं, और साथ में एक कोरोसिव भी होती है। एक हिसाब से क्या होती है, सबके सब हार्मफुल गैसेस होते हैं। सो याद रखना, कोयला और डीजल के जलने के बाद SO2 गैस रिलीज होते हैं, इस बात को ध्यान देना। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड में NO2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। पेट्रोल इंजन्स गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन गैस जो फ्यूल में से, कौन सा फ्यूल में से जलने के बाद रिलीज होती है, वो होते हैं पेट्रोल। सो जितने भी पेट्रोल इंजन्स होते हैं, पेट्रोल को जलने के बाद या फिर गाड़ी में जो यूज होने के बाद जो धुआं निकलता है, जो स्मोक्स निकलता है, उन स्मोक्स में से कौन सी गैस निकलती है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे बात में, है ना। अब देखिए अलग बात है, ये तो हमारी रही बिल्कुल किसका, कि किस हिसाब से कौन कौन से गैसेस, कौन कौन से फ्यूल्स के जलने के बाद आ जाते हैं। अब देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, सच रेन इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो एसिड रेन का जो दोस्तों फॉर्मूला और डेफिनेशन है, यही होगा जब यही ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जब किसमें, एयर में ये पहले से मौजूद रहता है, जब बारिश के पानी में जब ये मिक्स हो जाता है वाटर के साथ में, रेन वाटर के साथ में, तभी किसका फॉर्मेशन होता है, एक एसिड बनता है। जब वो एसिड पानी के साथ में जब पृथ्वी पर या फिर हमारे जमीनों पर जब दोस्तों गिरते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या देते हैं, एसिड रेन। सो याद रखना कि एसिड रेन में कौन कौन से गैसेस मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। आ रही ना बात समझ में। अब देखिए इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। जो रेन वाटर है या फिर एसिड रेन है, उनके हमारे लिए या फिर हमारे पृथ्वी में जो चीजें हैं उनके लिए किस हिसाब से नुकसानदायक है दोस्तों, एक नजर हम लोग दौड़ा लेते हैं। पहला, इनको इफेक्ट्स ऑफ रेन एसिड का क्या इफेक्ट है। जाहिर सी बात, इसका नेगेटिव भी इफेक्ट होगा, पॉजिटिव तो होने वाला है नहीं। सो
इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। अगर ये फसलों में, जिस खेत में अगर फसल अच्छे खासे लगे होते हैं, तो वो फसलों पे अगर इस तरह का अगर एसिड रेन अगर गिर जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं। या फिर बिल्डिंग्स हैं, अगर किसी को व्हाइट वॉशिंग वाले खूबसूरत सी बिल्डिंग है, अगर उसमें एसिड रेन अगर गिरे तो उस बिल्डिंग की भी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। उसके दीवारों पर एक हिसाब से क्या हो जाते हैं, जंग वगैरह लग जाते हैं, जो व्हाइट वॉशिंग होती है वो खराब हो जाती है। दोस्तों वो है सॉइल, मिट्टी। जिस मिट्टी पर बारिश की पानी मतलब एसिड रेन जब भी उस मिट्टी पे गिरेगी तो वो क्या होगा, वहां की मिट्टी खराब हो जाएगी। और साथ में इसके कई सारे हानिकारक, इसके सारे बैड इफेक्ट या फिर इसके नुकसान है। अगर एसिड रेन अगर पानियों में अगर जो बहती हुई नदी हो या फिर झरने हैं या फिर ऐसी नदी जो कि बिल्कुल पानी स्टेबल हो, रुका हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो एसिड रेन अगर उस पानी में अगर गिरेगा तो उस पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि पानी को क्लीन रखता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और साथ में जो मछलियां रहती है पानी में उसको भी नुकसान पहुंचता है। आ रही है ना बात समझ में? कुछ मैंने आपको इफेक्ट्स बता दिए एसिड रेन के। अब हम लोग इन्हीं चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ बातों को और देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को बिल्कुल हम लोग फाइनली फिनिश कर देंगे इसी वीडियो में। जरा आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग दोस्तों यहां से देख लेते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में हम लोग दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर। वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर्स का मतलब हो जाता है जो कि बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं, टुकड़े में होते हैं। किस हिसाब से जब फ्यूल के जलने के बाद इन तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या है, एक हानिकारक चीजें हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं, उसको देख लेते हैं। दीज पार्टिकल्स स्मोक एंड एश। क्या होता है, धुआं या फिर एश टाइप के जो कि बहुत पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये भी जब हमारे सांस लेते हैं, जब भी फ्यूल वगैरह जलते हैं तो उसमें से स्मोक्स और एश जो राख है वो रिलीज होते हैं, जिनमें कि बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और वो पार्टिकल्स जब हमारे जिस्म के अंदर चला जाए, बॉडी के अंदर में चला जाए, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डैमेज करता है, जिनकी वजह से दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब दोस्तों होता है जो कि हमारे ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं अस्थमा, जिसे हम सांस की बीमारी कहते हैं ना, और साथ में होता है ब्रोंकाइटिस इन ह्यूमन बींग्स, इंसान में। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, एक तरह से एक पार्ट्स होते हैं लंग्स में जो कि फिल्टर करने में, जो कि हम जो अंदर में हमारे जो भी पैदा होता है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो कि किसमें, ब्लड में मौजूद होता है, उनको ब्लड को फिल्टर करने में यही ब्रोंकाइटिस हेल्प करता है। यही क्या हो जाता है, थोड़े थोड़े डैमेज होने लगता है। किनसे, हमें सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे स्मोक एंड एश। तो हमें इन सब चीजों से बचकर रहना है। जहां पे धुआं वगैरह ज्यादा हो तो हमें वहां से निकल जाना चाहिए, या फिर हमें कपड़े वगैरह या फिर मास्क पहन लेना चाहिए, ताकि कि जो धुआं है, स्मोक है या ऐश है या फिर राख हमारे जो ब्रीदिंग के जरिए से वो अंदर न जा पाए। अब हम लोग दोस्तों आगे की तरफ देख लेते हैं। वो है ई, वो है लेड पार्टिकल्स। लेड पार्टिकल्स कौन है उसको देखते हैं। लेड पार्टिकल्स आर पॉइजनियस, जहरीले और साथ में प्रोलॉन्ग्ड, मतलब एक लंबा समय तक। इनहेलेशन का मतलब होता है वो हमें क्या लेता है, अंदर लेना। अंदर हम कैसे लेंगे, वो दोस्तों होता है हमारा ब्रीदिंग या फिर सांस लेने के जरिए से। मे रिजल्ट इन सीरियस डिसीज लाइक कैंसर। तो आपको एग्जाम्पल में एक दे दिया जाएगा या फिर आपका एमसीक्यूज में दे दिया जाएगा कि जो लेड कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह के जो हमारे अंदर में चला जाता है, बॉडी के अंदर में, वो किस तरह की बीमारियों को पैदा कर सकता है दोस्तों, वो है कैंसर। कौन सी बीमारी, लाइक कैंसर। ये एमसीक्यूज में ये सवाल आ सकता है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है जरा देखिए। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल, जितने भी, अभी तो थोड़ा सा मैंने भी बता भी दिया तो वहां पर, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको डेफिनेशन पूछ लिया जाए एग्जैक्टली, वो तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि CO2 किस हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मैंने वहां से बता दिया। उन्हीं से ही रिलेटेड चीजें हैं दोस्तों, यहां देख लेते हैं।
सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ये अहम सवाल है, आ जाते एग्जाम में, इनसे कई सारे पॉइंट्स बन जाता है, हम देख लेते हैं। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल, ज्यादातर फ्यूल जो जलते हैं वो क्या कहते हैं, वो रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे एनवायरमेंट में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो CO2 गैसेस फैल जाते हैं। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस क्या करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इसका कॉन्सेंट्रेशन का मतलब दोस्तों यहां पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हमारे एनवायरमेंट में फैल जाता है, जिनके वजह से, जिनके जो कारण होते हैं, कॉजेस होते हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। ये रही डेफिनेशन। अब हम लोग दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं इम्पैक्ट्स, क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट्स का मतलब दोस्तों है कि असर, किस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमारे जो एटमॉस्फेयर है उन पर पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अक्सर ग्लोबल वार्मिंग का नाम अक्सर सुने होंगे। तो ये तो मैंने बता दिया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, CO2 को भी मैंने बता दिया किस हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है, और दोस्तों उसके जो असर है, जो इम्पैक्ट्स हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग के क्या होंगे। वो जो इम्पैक्ट्स होगा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ना कि पॉजिटिव, है ना। इम्पैक्ट का मतलब जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर, है ना, ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इनके बढ़ने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं उसको समझते हैं। पहला दोस्तों नुकसान ये है, द मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर। जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है। वहां ठंडा होने के मतलब दोस्तों वहां पे क्या, ग्लेशियर मतलब वहां पे बर्फ, स्नो बहुत ज्यादा होती है, आइस टाइप बहुत ज्यादा होते हैं। गर्मी की वजह से उस पोल में जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो कि बर्फ के पहाड़ बने होते हैं, वो धीरे धीरे पिघलने लग जाते हैं, क्योंकि धरती हमारे पृथ्वी में गर्म होने की वजह से। विच लेट्स टू द राइज इन द सी लेवल, यही वजह है कि जब वो ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं तो वो पानी कहाँ, नदियों के और नालों के जरिए से हमारे समुद्र में मिल जाते हैं। तो वो समुद्र का पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्र का लेवल मतलब बढ़ जाता है। और दूसरा कारण इन्हीं के वजह से, जब समुद्र के लेवल जब बढ़ जाता है दोस्तों, इसका काउजिंग या फिर इसका वजह रहता है फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया। इसका मतलब जो समुद्री इलाके होते हैं, इन्हीं के मतलब जब ग्लेशियर से पानी बर्फ के फॉर्म में जो निकलता है, लेकिन नदियों में आते आते वो पानी का रूप ले लेता है, फिर यही पानी वाटर किसमें चला जाता है, हमारे समुद्र में। समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। जब समुद्र का लेवल बढ़ जाता है तो समुद्र के आसपास में जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें बाढ़ आने का खतरा रहता है, और बाढ़ आ भी जाता है। जब बाढ़ इस तरह की जब भी आती है तो कई सारे नुकसान या फिर यहाँ पे तोड़ फोड़ भी हो जाते हैं, और कई तरह के नुकसान भी हो जाते हैं जो कि कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के साथ। ओके दोस्तों, अब इसका जो दूसरा जो नुकसान है वो देखते हैं। लो लाइन कोस्टल एरियाज, लो लाइन का मतलब हो जाता है जो कि निचले, जो समुद्र के तट में जो रहने वाले लोग होते हैं, उसके जो एरिया होते हैं थोड़े से क्या नीचे हो जाते हैं। नीचे रहने की वजह से मे इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ये हमेशा के लिए पानी के नीचे, वह शहर हो या गांव है या फिर थोड़ा सा आइलैंड हो, वो क्या हो सकता है दोस्तों, हमेशा के लिए पानी में डूब सकता है, अगर हमारा समुद्र का लेवल अगर बढ़ जाए। बढ़ेगा कहां से, ग्लेशियर की पिघलने की वजह से। ग्लेशियर क्यों पिघलता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग या फिर मतलब हमारे अर्थ में टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से। सो दोस्तों यहां से हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं, आज फिनिश्ड करते हैं। ये चैप्टर आज हमारा क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। चैप्टर नंबर 6 जो दोस्तों ये हो गया आज फिनिश। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। सो आप लोग इसके बाद हम लोग आप जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारी मुलाकात फिर उस वाली वीडियो में होगी।